नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कल नीति आयोग की बैठक थी और हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आकर मिलने वालों में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगभग आधे झुक करके मिल रहे थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब बहुत सामान्य दिख रहे थे, बड़ी गर्मजोशी दिखाई दे रही थी। रेवंत रेड्डी, हेमंत सोरेन, कम से कम जो इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसे 5 चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास आकर के बड़ी बेतकल्लुफी से मिल रहे थे। कोई किसी तरह का तनाव नहीं, कुछ नहीं, हंसी ठट्टा और बिल्कुल एकदम सामान्य सा एक वातावरण दिखाई दे रहा था। और ये सब ऐसे समय हुआ है जब केरल के मुख्यमंत्री नहीं आए, ममता बनर्जी नहीं आई, सिद्धारमैया नहीं आए और नीतीश बाबू तो पिछली कई नीति आयोग की बैठकों में नहीं रहे और कुछ कारण भी पता नहीं लग रहा है। इसके बावजूद के वो भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोग से सरकार भी चला रहे हैं और जब प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं तो वो लगभग बिछे हुए ही दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री के सामने। तो ये अपने आप में रहस्य है। कभी उनका स्वास्थ्य कारण बताया जाता है, कभी दूसरे कारण बताए जाते हैं। एक तो हम इस पर बात करेंगे, ये मोदी का सम्मोहन है, काम करने का तरीका है कि जब उन राज्यों में जाते हैं तो खूब प्रहार करते हैं उन मुख्यमंत्रियों पर भी, वहां की सरकारों पर भी, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो एक अलग ही तरह की रिलेशनशिप हमें दिखाई देती है। दूसरा विषय जिस पर हम आज चर्चा करेंगे वो ये है, ये तो इंडी गठबंधन में हमें एक दृश्य मैंने दिखाया आपको कि जो बताता है कि आप राजनीति करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रीय हितों की बात आती है, राष्ट्रीय नीति की बात आती है, आगे बढ़ने की बात आती है तो सबको केंद्र का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग चाहिए। एक और घटनाक्रम, 7 डेलीगेशन इस समय दुनिया के अलग अलग देशों में हैं और हम देख रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद से लेकर के शशि थरूर तक, कनिमोझी से लेकर के दूसरे इंडी गठबंधन के जो दल हैं उनके जो सांसद प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश का, वो इस समय पाकिस्तान की बखिया उधेड़ रहे हैं दुनिया भर के देशों में। यानी एक ऑपरेशन सिंदूर इस समय दुनिया भर में चल रहा है और ये जो सोच है कि सब विपक्ष को साथ लिया जाए, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने, जयराम रमेश, राहुल गांधी, इन लोगों ने अपना राग आलापा है, लेकिन इन्हीं की पार्टी के 5 सांसद इस समय इन डेलीगेशंस का हिस्सा हैं। तो ये जो बड़ा स्टेप है इस पर भी जरा चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ 8:30 बजे जुड़ने वाले दोनों खास मेहमान धीरेन्द्र पुंडीर दिल्ली से और वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से जुड़ रहे हैं। जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार वीरेंद्र जी, मैं आपके पास ही आता हूं। पहले कैसे देखते हैं इन घटनाओं को? ये नीति आयोग की बैठक के बारे में बात कर रहे हैं या जो डेलीगेशन गए हैं देश के बाहर? समग्रता में दोनों ही घटनाओं पर आप थोड़ा जो रोशनी डालना चाहें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों को नीति आयोग के बारे में पता नहीं है और नीति आयोग के पहले क्या था, एक बहुत ही ब्रीफ में उसके बारे में बता दूं। इसके पहले योजना आयोग था जिसका गठन नेहरू ने किया था और वो भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसका गठन हुआ था। कोई उसका संसद से बिल पास नहीं हुआ था। 2014 15 अगस्त से नीति आयोग ने काम करना शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी सत्ता में आए थे। 26 मई को शायद उनका पहला दिन था लोकसभा में 2014 में।
तो और उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, NITI। तो प्लानिंग कमीशन के जब तक केंद्रीय योजना आयोग था, हर राज्य के मुख्यमंत्री को साल में अपनी एनुअल प्लान को पास करवाने के लिए वहां दरबार में सलामी देनी पड़ती थी। तो नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग को केंद्रीय योजना आयोग को समाप्त करने के साथ ही पंचवर्षीय योजना का भी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अब नीति आयोग अब भारत में 2014 से कोई पंचवर्षीय योजना अब नहीं बनती है। ये प्लान और नॉन प्लान का डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर था, ये सिस्टम भी खत्म कर दिया। तो और नीति आयोग एक तरीके से जो राष्ट्रीय विकास परिषद की तरह का काम करती है, जिसमें सारे मुख्यमंत्री आते हैं और एक राष्ट्रीय स्तर पर और केंद्र और राज्यों के संबंध के आर्थिक संबंध कैसे हों और कैसे केंद्र और राज्यों के बीच में आर्थिक संबंधों में एक ऐसी हार्मोनी हो ताकि कहीं कोई बाधा ना हो, इस नियत से इसने काम किया है। लेकिन जो देश की राजनीति है उसमें अनेकों दल हैं, अनेकों दलों के अपने भिन्न भिन्न राजनीतिक हित हैं। इसके चलते और जो प्राइम मिनिस्टर का दावा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो उन्होंने 2014 में दिया था, इस सोच के तहत उन्होंने पिछले 11 सालों में काम किया है। लेकिन फिर भी 3 मुख्यमंत्री आज नहीं आए। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस, केरला में CPM के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धारमैया। हालांकि कांग्रेस के 2 अन्य मुख्यमंत्री आए, तेलंगाना के और रेवंत रेड्डी और हिमाचल के। तो और विकास के लिए पैसे की, धन की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है। उसके पहले भारत ऐसे इतने विशाल और इतने विविधता भरे देश में देश की विकास की नीति क्या हो, एजेंडा क्या हो, रोड मैप क्या हो, इसके लिए आम राय बहुत बड़ी आवश्यकता है, एक कॉन्सेंसस की आवश्यकता है। और चूंकि राज्यों में और केंद्र में अगर अलग अलग दल की सरकारें हैं तो होड़ मचती है, इसका श्रेय कौन लेगा, क्रेडिट कौन लेगा, और ये समस्या बहुत ज्यादा है यूपी में भी। तो इस दृष्टि से नीति आयोग का जो पिछले 11 साल का कार्यकाल रहा है, मैं ये कहूंगा बहुत ही संतोषजनक रहा है। और कुल मिलाकर के केंद्र राज्यों में जितना गतिरोध होता था और योजना अनाउंस हो गई, पैसा अलॉट हो गया, राज्यों तक पहुंचा नहीं, पहुंचा तो वित्तीय वर्ष के अंत में पहुंचा, वो चर्चा बहुत बोझिल हो जाएगी। जो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि जो देश में तमाम तरह के राजनीतिक गतिरोध थे उसको इसने समाप्त किया है। और काफी जो केंद्र राज्यों के संबंध की जो गाड़ी है वो काफी सहज भाव से चली है, कुछ मामलों को छोड़ दे तो। जैसा कि तमिलनाडु कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हमारे बिल पास नहीं किए, उसका निर्णय भी आ गया। दूसरी बात जो है, जो डेलीगेशन गए हैं साथ अनेकों देशों में, पिछले 2014 से लेके अब तक जो विपक्ष का, विशेषकर कांग्रेस का रवैया नरेंद्र मोदी के प्रति भयंकर घृणा और दुश्मनी से भरा रहा है। एक होता है विरोध और एक होती दुश्मनी। कांग्रेस इससे भी आगे चली गई, उसको घृणा है नरेंद्र मोदी से, दे हेट नरेंद्र मोदी। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बाई पार्टीजनशिप का जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, जहां पर देश की सुरक्षा, देश के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आते हैं, एक स्वर में बोलते हैं, उसको उस लिहाज से अगर देखें तो ये बहुत ऐतिहासिक घटना है। और ऐसी घटना लास्ट टाइम शायद हुई थी 94 में, जब जेनेवा में UN ह्यूमन राइट कमीशन में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार के उल्लंघन के वायलेशन का आरोप लगा करके भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। तब के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने, तब के लीडर अपोजिशन लोकसभा में, अटल बिहारी वाजपेयी को जेनेवा भेजा था और उस समय विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद भी गए थे। तब इतना और वो प्रस्ताव खारिज हो गया था और इससे पाकिस्तान की बड़ी फजीयत हुई थी। उस समय पाकिस्तान की PM बेनजीर भुट्टो ने कहा सलमान खुर्शीद के बारे में, ये किराए का मुसलमान है। तो बेनजीर भुट्टो ने कहा था ये पिचका हुआ गुब्बारा है, ये डिफ्लेटेड बैलून है। तो और आज भी जो है, जो एक डेलीगेशन गया है
उसका हिस्सा सलमान खुर्शीद हैं, और ये यूपीए सरकार में ये विदेश मंत्री थे। सबसे बढ़िया बात जो आज रही वो रही शशि थरूर ने जिस तरीके से जाकर के अमेरिका में प्रेसिडेंट को जूते मारे, जो धोया है उनको, और उन्होंने कहा, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं तो पिछले 4 प्रेसिडेंट से मिला हूं, और जो स्वामिता, जो शिष्टता और जो बुद्धि और जो इंटेलेक्चुअल हेफ्ट उन लोगों में थी, ऐसी आज नहीं है। ये और उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया आज शहीद थरूर ने, वो डेलीगेशन जो 9/11 में जो आतंकवादी हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में अमेरिका में सन 2001 में, उसके स्मारक पर भी गए, अमेरिका को ये याद दिलाने के लिए कि आतंकवाद का दंश आपने भी झेला है, हम वही आपको बताने आए हैं कि हम आज भी झेल रहे हैं। तो इस लिहाज से इंटरनेशनल लेवल पे भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को पहले से ही आइसोलेट कर रखा था, और ये राहुल गांधी को भी ये बहुत बड़ा सबक है कि वो कह रहे थे कि एक भी देश भारत के समर्थन में नहीं आया। उनको ये मालूम होना चाहिए एक भी देश ने क्या पाकिस्तान के आतंकवादी घटना का ने जो आतंकवादी घटना जो पाकिस्तान के समर्थित पाले पोसे आतंकवादी लश्कर तैयबा ने जो हत्याकांड और जो नरसंहार कराया पहलगाम में, क्या किसी देश ने उसका समर्थन किया है? किसी ने नहीं किया है। सारे देशों ने इसकी निंदा की है, और यही भारत के इसका उलट है। अजरबैजान और टर्की को छोड़ करके कोई पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया, चीन भी नहीं आया, चीन भी नहीं आया। तो इसलिए, और सबसे दुखद बात यह है कि राहुल गांधी ने इतनी गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा की घटना को चुनावी राजनीति का मुद्दा बना दिया, और वो साफ साफ जो है, अब तो साफ लगता है कि वो अमेरिकी चीनी जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, उसके इशारे पर भारतीय जो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिन्होंने मिसाइल बनाई है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, या डीआरडीओ है, या डीआरडीओ है, या आईएसआरओ ने जिसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए भारत को इतने जबरदस्त हथियार उपलब्ध कराए हैं, राहुल गांधी इनके खिलाफ जो है अभियान बनाने में जुट गए हैं, इनको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया जानना चाहती है कि भैया ये ब्रह्मोस क्या है, ये आकाश मिसाइल क्या है, ये आकाश तीर मिसाइल क्या है, ये पृथ्वी क्या है, ये अग्नि क्या है, ये सब दुनिया जानना चाहती है। और 2 दर्जन देशों से अब तक क्वेरीज आ चुकी हैं कि हमें भी ये हथियार चाहिए। तो राहुल गांधी साफ साफ अमेरिकी, यूरोपियन, चाइनीज आर्म्स कंपनीज के इशारे पर भारत के आर्म्स इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार के ऊपर अनाप शनाप उल जलूल अंड बंड आरोप लगा रहे हैं। ये बात देश के लोगों को साफ समझ लेनी चाहिए। राहुल गांधी अडानी के खिलाफ भी इसलिए आरोप लगाते थे कि अडानी ने जिस तरीके से शिपिंग में काम किया, उसके चलते यूरोप की कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा था। करीब शायद हम लोगों ने बात की है, इंडिया $10 बिलियन लगभग करीब 85-90 हजार करोड़ रुपए की लागत से 10 नए ऑयल टैंकर खुद अपने बना रहा है। दुनिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर भारत है। 85% हमारी जो ऑयल की जो आवश्यकता है वो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट से पूरी होती है, और इतना बड़ा आयातक देश के पास अपने ऑयल टैंकर नहीं है, और आज तक कभी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। तो इससे भी जो है यूरोपियन कंपनी को नुकसान होगा, तो राहुल गांधी इसीलिए अडानी को निशाना बनाते हैं। तो ये जो है, और इतने दूषित और जहरीले माहौल जो कांग्रेस ने इस देश में 10 साल से 11 साल से बनाने का प्रयास किया है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ अपनी राह पे वो अपना काम कर रहे हैं। और जो महात्मा गांधी का जो एक बहुत मशहूर वाक्य है, फाइंड ए पर्पस द रिसोर्सेज विल फॉलो। आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, साधन अपने आप आ जाएंगे। तो गांधी जी का वैसे वो एक और सपना पूरा कर रहे हैं, कांग्रेस को खत्म करने का। हाँ, वो तो राहुल गांधी पूरी कर रहे हैं। हाँ। एक बार जरा धीरेन्द्र जी को जोड़ लेते हैं। धीरेन्द्र बिल्कुल जी। धीरेन्द्र जी, ये शशि थरूर ने जो कुछ कहा है, एक तो वो आज मेमोरियल पर गए थे, 9/11 ट्विंस टावर जो ओसामा बिन लादेन के एक अलकायदा ने गिराया था, वहां गए, अमेरिका को एक संदेश दिया,
ओबामा वहां के राष्ट्रपति को भी एक संदेश दिया और उसके बाद कुछ बात कही। जरा वो सुनते हैं, सुनवा देते हैं दर्शकों को भी, और फिर आपकी टिप्पणी। Georgetown, Guyana, but in fact, there's no direct flight. So we will actually be transiting through New York, which gives us an opportunity to visit the 9/11 memorial and remind the world that we, like the people they are thinking about there, were victims of a terrorist attack. And not just this one, but a repeated series of terrorist attacks for the last 4 decades. I think it's very important that symbolic gesture should mark the start of our trip. We then go on to Georgetown, Guyana, and we will be looking forward to participating in the Independence Day ceremonies in Guyana and also meeting the government officials, ministers, and legislators. It's going to be the beginning of a very challenging, important, interesting couple of weeks, and we'll keep you informed as we go along. जब यूएसए पहुंचेंगे हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारे एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए और हमारे जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से इसके बारे में बोलने। शशि थरूर ने एक और बयान में ये साफ तौर पर कहा है कि आगे भी अगर कार्रवाई हुई तो वैसी ही कार्रवाई, वैसा ही अटैक पाकिस्तान पर फिर किया जाएगा। धीरेन्द्र जी, एक बड़ा काम मोदी जी करवा रहे हैं इंडी अलायंस के गठबंधन सहयोगियों के नेताओं के द्वारा, सांसदों के द्वारा, और इसका एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। बल्कि यहाँ भी जो पाक परस्त बैठे हैं या चीन परस्त बैठे हैं या जो आलोचना करने के बहाने ढूंढते रहते हैं, झूठी सच्ची, उनके लिए भी एक मैसेज मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, मैं पहले बात करूंगा जो आपने शुरुआत की थी कि वो वहां वॉर मेमोरियल पर जाने की बात की थी। क्योंकि ये जो सिलेक्शन है खासतौर से अमेरिका जाना वाला और उसके लिए शशि थरूर को चुना जाना, ये एक लंबी कवायद है, डिस्कशन है, जिस पर विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और हमारे विदेश सचिव तमाम लोगों ने डिस्कशन किया होगा। और जो वो सिलेक्शन हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बेस्ट एक आइडिया के साथ वहां पहुंचे। क्योंकि आप ये देखिए कि आखिर ट्विन टावर पर जाने का मकसद क्या है, क्यों हम लोग बताना चाहते हैं, क्योंकि वो मैसेज दे रहे हैं अमेरिका को। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये नहीं है कि भाई वहां आप भी आतंकवाद से पीड़ित हुए, नहीं। वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ट्विन टावर को गिराने वाले आतंकी को आप पहचानते हैं या नहीं, आप जानते हैं कि खालिद शेख मोहम्मद कौन था। क्योंकि आतंकी लोग सिर्फ ये जानते हैं, ज्यादातर लोगों को ये मालूम है जो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में, कि ओसामा बिन लादेन ने वो गिराया। बेसिकली इस पूरे ट्विन टावर को गिराने का जो सबसे बड़ा आदमी, जिसकी जिम्मेदारी, जिसने ये पूरा प्लान बनाया था, उससे पहले उसने वर्ल्ड ट्रेड टावर पर अटैक किया था, उसी के बाद वो वहां से गया, वो बलूचिस्तान का रहने वाला खालिद शेख मोहम्मद था। बेसिकली वही ओसामा के साथ इस पूरे प्लान के साथ मिला था और उसने कहा था कि वो एक इतना बड़ा चोट काफिरों को पहुंचाना चाहता है कि 1 लाख काफिर एक हादसे में मारेगा। ये पूरा प्लानिंग उसकी थी। तो अमेरिका को धीरेन्द्र जी ये मैसेज भी देना चाहते थे कि जिस ओसामा बिन लादेन ने ये ट्विंस टावर गिरवाए थे, उस ओसामा बिन लादेन को आपने एबटाबाद पाकिस्तान में ही घुस करके मारा था। तो हमारा भी हक बनता है, हमारा भी हक बनता है। मैं वही बताना जा रहा था कि जो शख्स जिस पाकिस्तान ने पैदा किया, जिसने आपकी ये दोनों इमारतें गिरा दी, और जिस शख्स ने ये उसको इतने संसाधन दिए और इतना पैसा दिया कि वो ये सब करने में कामयाब हुआ, वो पाकिस्तान में एबटाबाद में मिलिट्री से कुछ 1-2 किलोमीटर का मुश्किल से एरिया था। और ये माना नहीं जा सकता, बहुत अहम जगह है एबटाबाद,
बहुत ही उसको जो है, अगर द ग्रेट गेम में बात करते हैं तो ग्रेट गेम में भी वही मेन जगह है एबटाबाद। और बल्कि 2008 में एक सर्वे भी एक पूरी दुनिया में एक उन्होंने अमेरिका ने ज्योग्राफी के स्टूडेंट से वो कराई थी, कंपटीशन कराया था, और उसमें ये कहा था कि ढूंढ के देख सकते हैं कहाँ हो सकता है, और जानते हैं उसमें 2 स्टूडेंट ने एबटाबाद उसको चुना था। खैर ये अलग बात है, लेकिन अमेरिका को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके राष्ट्रपति या आप जो ये सोचते हैं कि आप दो मुंह से बात कर सकते हैं, भारत वो देश है जो दोनों चीजें एक्सपोज कर सकता है आपके मुंह पर, कि आप जब आपके यहाँ होता है तो आप सीधा जाके बिना किसी दुनिया का द ग्लोबल वार ऑफ टेरर आप कर सकते हैं, लेकिन हम जिनके साथ डायरेक्ट लिंक है, सीधा मिल रहा है, हम वहां जाके अटैक नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा अमेरिका को मैसेज है, उनकी उस पॉलिटिकल लीडरशिप को मैसेज है कि हम जानते हैं कि हमको क्या करना है। दूसरा, उन्होंने जिस तरह से ट्रंप को लेकर उसकी पॉलिटिकल एक्यूमन पर अटैक किया है, वो ये बताता है कि भारत वो विकल्प खोल रहा है। ये सब एक सीजन्ड आप पॉलिटिशियंस जिसको वर्ल्ड अफेयर्स की नॉलेज है, जो जियो पॉलिटिक्स समझता है, उसके ये लक्षण है, उसी का ये कैरेक्टर है कि उसने अमेरिका में जाके दिया। तो मुझे लगता है एक तो ये सबसे बड़ा मैसेज वहां दिया गया जो एक इस सिलेक्शन से हुआ। तो हम ये कहें कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ इंडी गठबंधन का ही ध्यान रखा, इससे बड़ी चीज है कि उन्होंने पहले देश के लिए सोचा कि कौन आदमी वहां फिट हो सकता है, वो एक विश्वास को पर खरे उतरे। दूसरा ये कि अब ये चीज जो है राहुल गांधी के लिए पर्सनल एक अटैक की तरह है, क्योंकि उस पार्टी के लिए एक पर्सनल पराजय होगी। जितना ज्यादा शशि थरूर इस देश को वहां बाहर रिप्रेजेंट करते हुए इंप्रेसिव तरीके से अपने आप को और अपने देश को बताते हैं, उतना ही ज्यादा राहुल गांधी, जयराम रमेश और उस तमाम पूरी पार्टी पर जो जिन 4 नाम भेजती है उनमें इनका नाम शामिल नहीं होते। उनके मुंह पर एक तमाचा टाइप लगता है पॉलिटिकल तरीके से, और दूसरा ये बताता है कि उनकी समझ अपने ही सांसदों को लेकर बहुत साफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये और भी मैसेज है, और प्रधानमंत्री मोदी का ये क्लैरिटी के साथ दोनों तरफ पूरा कर रहा है, देश का लक्ष्य भी पूरा कर रहा है, और जो अब राजनीति यहाँ आने के बाद होगी उसको भी पूरा कर रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतर आज मैसेज उन्होंने दिया है। जी, चूंकि आपको 9 बजे के तुरंत बाद जाना होता है, तो मैं एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूं, उसके बाद भट्ट साहब को जोड़ूंगा। ये जो नीति आयोग की बैठक में एक अनौपचारिकता दिखाई दी, हमें एक सहजता दिखाई दी, हंसी का एक ठट्टे का माहौल, और बहुत खुल करके जिस तरीके से मिल रहे थे, और मुख्यमंत्री भी, भगवंत मान का देख लीजिए या दूसरे लोगों का देख लीजिए, ये नरेंद्र मोदी की अपनी लीडरशिप क्वालिटी है, सहज संबंध स्थापित करने का की उनकी विशेषता है। कैसे आप इसको रीड करते हैं? देखिए कल बड़े इंटरेस्टिंग से विजुअल थे, जिनको अगर हम लोग लैंग्वेज पढ़ने वाली बात जो एंकर पढ़ने लगते हैं अचानक टीवी पर, उनको देखें तो अलग कहानी होगी। लेकिन कल ये दिखा रहे थे कि भगवंत मान जिस सहजता के साथ झुककर पूरी तरह नमस्कार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस समय अगर सबसे ज्यादा टेस्ट और सबसे ज्यादा टफ लड़ाई अगर किसी के साथ है तो तमिलनाडु को लेकर है, जो सुप्रीम कोर्ट से लेके वहां की सड़कों तक लड़ी जा रही है। और आपने देखा उदयनिधि ने फिर उनके बेटे ने, स्टालिन के बेटे ने कहा है कि हम ना ईडी से डरते हैं ना मोदी से डरते हैं, बीजेपी से डरते हैं। उनका बयान आज भी है। इसके बावजूद कल आप देख रहे थे कि वो बहुत सहज थे, उनके साथ चंद्रबाबू नायडू खड़े थे तो बहुत हंसते हुए चाय का कप उनके साथ में था। फिर रेवंत रेड्डी को आप देख रहे थे कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। फिर हेमंत सोरेन के साथ जिस तरह का लग रहा था कि बहुत क्लोज तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो ये एक मुझे लगता है कि लीडरशिप की क्वालिटी है। क्योंकि जिस ममता बनर्जी इस पूरे बैंडवैगन में ममता बनर्जी और शायद सिद्धारमैया, ये लोग उस लेवल से आगे चले गए हैं जहां एक राजनीतिक सिर्फ वैचारिक सहमति होती है, लेकिन राष्ट्र के लिए एक नीति पर आधारित होती है। आप देखिए ममता बनर्जी नहीं आई, उनका ना आना न तो उन्होंने कहा, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा उन्होंने जो कहा था कि उनका माइक बंद कर दिया गया, जबकि ये कहा गया कि कोई ना माइक बंद हुआ है, बराबर के तमाम मुख्यमंत्री ये देख ही रहे थे कि वो सब बोल रहे हैं। तो वो एक क्रिएट करने के बाद इस बार उन्होंने
जैसे मुझे लगता है कि जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा था उसमें उन्होंने यूसुफ पठान का पत्ता काट के अपने भतीजे को शामिल किया। तो कई सारे सवाल हो सकते थे, असहज हो सकती थी, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए जितना ज्यादा हो चुका, हो सकता है उनको ये लग रहा हो कि ये असहज, और चुनाव आना है अगले साल, अगर उनकी तुष्टीकरण के वोट कम हो गए हंसते हुए मोदी जी के साथ, या मोदी जी इस तरह का कोई भी जेस्चर जो है लोगों को दिखाने में अगर कामयाब हुए तो उसका नुकसान होगा। वरना तो आप देखेंगे कि बाकी सबके साथ ये एक लीडरशिप क्वालिटी होती है जो एक पूरे देश के साथ ये दिखाती है कि हाँ, हम लोग अलग अलग दलों से तो हैं लेकिन बात विकास की ही होनी है। तो मुझे लगता है कि कल ये एक बेहतर वो भी था, और दूसरा ये क्या है कि इससे मोदी उनकी पार्टी के लोगों को ये मैसेज देने में भी कामयाब हो जाते हैं कि राहुल जी आप जरा ज्यादा जो भी अपनी योजनाएं हैं उनको एक बार कील कांटे दुरुस्त कर लीजिए, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा कल को इधर से भी खड़ा हो सकता है। तो वो भी मैसेज देने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि वो एक बेहतर कल वो चीजें दिख रही थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरेन्द्र जी जुड़ने के लिए, और दर्शकों से निवेदन है कि धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल उनका चैनल है, उसको जरूर देखा करें, और कुछ ही देर में वो वहाँ भी लाइव आपको दिखाई देंगे। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। हम और वीरेंद्र नाथ भट्ट अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा जारी रखेंगे। वीरेंद्र जी, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, डीएमके की सांसद कनिमोझी, कांग्रेस के 5 सांसद इन 7 डेलीगेशन में हैं। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी भी हैं, और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक भी हैं। अभिषेक के भी बयान आए हैं। समाजवादी पार्टी के राजीव राय भी हैं। जी, कानिमोझी के भी बयान आए हैं, और सुप्रिया सुले के भी बयान आए हैं, और सब राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सब पाकिस्तान के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं, सब पहलगाम में जो जेनोसाइड हुआ है उसको लेकर के पूरी दुनिया में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम अभी तक अटल जी का उदाहरण देते थे, पीवी नरसिम्हा राव के समय, जब उनको यूएन मानवाधिकार समिति में अपना पक्ष रखने के लिए भेजा गया था। वो भी कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान ने कुछ शिकायतें की थी कि मानवाधिकारों के उल्लंघन हो रहे हैं, और तब अटल जी को वहां भेजा गया था। वो नेता प्रतिपक्ष थे। विपक्षी दलों के सांसदों को भेजना, यह कितनी बड़ी अपने आप में एक सोच है, रणनीति है, एक मैसेज देने वाली बात है। नंबर 2, शरद पवार की बेटी जा रही है, करुणानिधि की बेटी जा रही है, ममता बनर्जी के भतीजे भी जा रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी जा रही हैं। ये सब इंडी अलायंस के घटक दल हैं। अगर हम पॉलिटिकली भी इस बारे में सोचें, और जिस तरह का आत्मघात इस समय हम देख रहे हैं कांग्रेस के द्वारा किया जाना, इस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करना, ये पूछना कितने जेट हमारे गिर गए, और हमारे विदेश मंत्री को कभी जयचंद बताना, कभी मुखबिर बताना पाकिस्तान का। तो ऐसे में ये जो घटनाएं साथ साथ घट रही हैं, क्या एक, जिसको कहते हैं, उस शब्द का मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता जिस तरह का वातावरण देश में है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की तरफ से एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसमें इंडी अलायंस अपने जख्म भी सहलाता हुआ दिखाई दे रहा है? और हम ये मास्टर स्ट्रोक शब्द का प्रयोग ना करिए, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से नीति आयोग की बैठक को संचालित किया, जिस तरीके से उन्होंने सारे विपक्षी दलों को विदेश जाने वाले डेलीगेशन में शामिल किया, इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि विरोधी दल जो हैं हमारे शत्रु नहीं हैं, और राष्ट्र हित के मुद्दों पर एक कंसेंसस होना चाहिए, एक आम राय होनी चाहिए। जो अपोजिशन पार्टी सरकार का विरोध करे, लेकिन विरोध में और दुश्मनी में और नफरत में अंतर होता है। राहुल गांधी या पीएम को केवल शत्रु ही नहीं मानते, उनसे घृणा भी करते हैं, नफरत भी करते हैं।
तो ये जो राजनीति राहुल गांधी की है, मैं इसे कांग्रेस की पॉलिटिक्स नहीं कहूंगा, राहुल गांधी की जो ये राजनीति है, इसके खिलाफ नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़े परिश्रम से ये सारा काम किया है और इससे देश में एक सकारात्मक संदेश गया है। और देश का पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है बेवजह हमेशा जो है प्रत्यंचा जो होती है धनुष की, वो हमेशा तनी रहे। अरे भाई, जब आपको तीर छोड़ना हो तब 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 तारुण प्रत्यंचा। लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस की प्रत्यंचा नरेंद्र मोदी के खिलाफ पिछले 11 साल से तनी हुई है और जब तीर छोड़ते हैं तो तीनों बार लगातार चुनाव हार जाते हैं। आप अब तक 98 चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं राज्यों के और सब मिला करके। तो ये एक सकारात्मक पॉलिटिक्स और जो प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में कहा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसके दिशा में ये प्राइम मिनिस्टर के दोनों कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये और इसका भारत में सकारात्मक भारत की पॉलिटिक्स में पड़ेगा। राहुल गांधी के अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इतने राष्ट्र विरोधी काम कोई दल नहीं कर रहा। कांग्रेस के लोग भी राहुल गांधी के इस तरह के बयानों से सहमत नहीं है। बड़ी बेसिक बात यह है, जब भारतीय वायुसेना के किसी फाइटर जेट ने पाक की इंडियन एयरस्पेस से आगे बढ़कर पाकिस्तान के एयरस्पेस में प्रवेश ही नहीं किया, तो उन जहाजों के गिरने का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है। और इंडियन स्पेस में रहते हुए ही सारा काम मिसाइल के जरिए किया गया और हमें और मिसाइल ने जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है वो मात्र 250 किलोमीटर है या एक जगह 200 के ऊपर है। तो जब भारतीय फाइटर जेट को पाकिस्तान एयर स्पेस में एंटर करने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो भारतीय फाइटर जेट के गिराए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब तो पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि हमारे एयरबोर्न एडवांस वार्निंग एयरक्राफ्ट हमारे तबाह हुए, हमारे 2 F-16 जेट जो हैंगर में खड़े हुए थे वो तबाह हो गए। और जैसा मैंने कहा, राहुल गांधी का एक स्पष्ट राष्ट्र विरोधी एजेंडा है जो भारत विरोधी शक्तियों को, अमेरिकन और यूरोपियन चाइनीज आर्म्स कंपनियों को लाभ पहुंचाना है और भारतीय उद्योग को की साख पे जहां तक संभव हो वो बट्टा लगाना है। किसान आंदोलन के समय भी सारा अटैक जो है अडानी अंबानी पर था, लेकिन कभी वो चाइना और अमेरिकन कंपनी के बारे में नहीं बोले। आपको याद होगा 2020-21 में, 2021-22 में। तो और ये अभियान उनका आज भी चल रहा है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी के खिलाफ आई तो सारा अटैक उनका अडानी के ऊपर था, LIC के ऊपर था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर था। कभी वो किसी और विदेशी चीज के बारे में नहीं बोले। और आज मुझे ये कहने में तनिक भी हिचक नहीं है, जितनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विरोधी शक्तियां हैं जो भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती, उसमें चीन भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें यूरोप भी है, उन सबके प्रतिनिधि अगर कोई देश में है तो राहुल गांधी हैं। ये बहुत स्पष्ट बात है। और आज तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है भारत। आज आप केवल 2 साल रुकिए, वी बी 3rd लार्जेस्ट। पूरे दुनिया में भारत अकेला देश है जहां एनुअल ग्रोथ रेट 6.5% से ऊपर है। अमेरिका में, पूरे वेस्टर्न यूरोप में 1%, 1.5% है। और लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि चीन में और भारत में मूल रूप से अंतर ये है, भारत की इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड है। भारत में जितना उपभोग बढ़ेगा, भारत की इकोनॉमी उतनी बढ़ेगी। चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे आधारित है और अगर उनका माल नहीं बिकेगा तो उनका देश जो है इकोनॉमी को नुकसान होगा। आज चाइना का डेट GDP रेशियो 300% है। अगर उनकी कमाई 100 रुपए है तो 300 रुपए कर्जा है। भारत का डेट GDP रेशियो मात्र 60% से भी नीचे है और इसमें हमारा फॉरेन डेट लगभग 0 है। भारत में विदेशी कर्जा है लेकिन वो विदेशी निवेश है, उसका भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है। जो इंडियन प्राइवेट कंपनीज ने जो यूरोपियन अमेरिकन बैंक से जो बोरो किया है, जो पैसा लिया है, उसके लिए वो कंपनी जिम्मेदार हैं। उसके लिए भारत सरकार का सॉवरेन फंड जिम्मेदार नहीं है।
भारत के ऊपर विदेशी कर्जा वही माना जाता है जो पैसा वर्ल्ड बैंक का है और जो आईएमएफ का है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। भारत ने लास्ट टाइम जो पैसा आईएमएफ से लिया था वो 1991 में लिया था, $7 बिलियन। उसके बाद से आज तक नहीं लिया। तो ये और जो भी भारत का कर्जा है वो डोमेस्टिक है, जो हमने अपने ही बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या स्टॉक मार्केट के बॉन्ड के जरिए लिया है। तो भारत और चाइना में ये बुनियादी फर्क है, लोगों को समझना चाहिए इस बात को। वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।